फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल चाहत मैम। दोस्तों, आज 29 फरवरी को यही पेपर विज्ञान क्लास 10 यूपी बोर्ड का यही पेपर आज आपको देखने को मिलने वाला। बहुत ही ज़्यादा ये वायरल पेपर है जिसका कोड होगा 824 EN, जिसका कोड रहने वाला। इसी कोड का पेपर आज आपको 29 फरवरी को देखने को मिलने वाला है। आप बहुत ही लकी हो। अगर आप पेपर के 1 घंटे पहले भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो। यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला। रट लो भाई, छाप लो, यही पेपर है ना। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आसानी से आप अच्छी तरीके से पास हो जाओगे विज्ञान में। ठीक है, तो जल्दी से हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले। और चलो, पहली बार विजिट करो भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट में आपका ए सेक्शन रहेगा। ठीक है, ए सेक्शन रहेगा। टोटल आपके 20 क्वेश्चन आएंगे इस सेक्शन में। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, किसी अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो उस वस्तु की स्थिति आपको बतानी है। ठीक है, वस्तु की जो स्थिति होगी वो क्या होगी? फोकस पर होगी, फोकस और वक्रता के बीच में होगी, वक्रता केंद्र पर होगी, या वक्रता के आगे होगी? तो क्या होगी? वक्रता केंद्र पर होगी। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से रट लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, यही आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, सफेद प्रकाश की किरणें प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का न्यूनतम विचलन होता है? तो ठीक है, किस रंग का वहां पर न्यूनतम विचलन होता है जब सफेद प्रकाश की किरणें गुजरती है? तो हरा का होता है, पीला का होता है, लाल का होता है, बैंगनी का होता है। तो किस रंग का होता है भाई? लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, एक अवतल लेंस का प्रयोग में आता है। तो एक अवतल जो लेंस है वो प्रयोग में आता है। किस में आता है? अपवर्तक लेंस के रूप में आता है, कार के पीछे की ओर वस्तु को देखने में आता है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में आता है, साधारण कैमरों में आता है। ठीक है, तो अवतल जो लेंस है वो मुख्य रूप से किस में काम आता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में लगाया जाता है अवतल लेंस। ठीक है, तो ये आपका रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आंख में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश की मात्रा होती है उसको नियंत्रित कौन करता है? पुतली करती है। कौन करती है? पुतली। तो यानी कि आपका यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका हो जाएगा यहाँ पर, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। ठीक है, तो P बराबर IR है, P बराबर I²R है, या P बराबर V²R है, या P बराबर IR² है। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का जो सही सूत्र होगा आपका B ऑप्शन, ये बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परागनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र आपको बताना है, शून्य होता है चुंबकीय क्षेत्र, या सभी सिरों पर समान होता है, या सिरों की ओर जाने पर घटता है, या सिरों की ओर आने पर बढ़ता है? तो किसी जो आपकी विद्युत धारावाही सीधी परागनलिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है कि सिरों की ओर जाने पर घटता है। ठीक है, तो ये आपका जो सी ऑप्शन है ये एकदम बिल्कुल सही होता है, क्योंकि सिरों की ओर जाने पर कैसा होता है? घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि भारत में प्रतिवर्ती जो धारा है AC, क्या है? AC जो है इसकी आपूर्ति की आवृत्ति होगी 0 हर्ट्ज होगी, 50 हर्ट्ज होगी, 60 हर्ट्ज होगी, या 100 हर्ट्ज होगी। तो कितना हो जाएगा आपका? 50 हर्ट्ज एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो भाई आप पास आसानी से हो जाओगे। ठीक है, विज्ञान में आपको पास होने से कोई नहीं रोकेगा। यही पेपर आपको मिलेगा, एक अच्छे नंबर आप ला सकते हो, 70 नंबर बिल्कुल पक्का। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा, आर्सेनिक तत्व है। तो आर्सेनिक क्या है दोस्तों? धातु है, उपधातु है, अधातु है, या निष्क्रिय अक्रियशील है? तो आर्सेनिक जो होता है वो एक उपधातु होता है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से प्रोपेन है। तो प्रोपेन कौन है? तो सबसे पहले तो आपको पता होगा जो प्रोपेन होता है उसमें कार्बन कितना होता है? 3 होता है। कार्बन कितना होता है? यानी कि C उसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको देख लेना है कि C3 सबसे पहले किसमें? इसमें 1 है, इसमें 2 है, 3 है। तो 3 तो इसमें रहने वाली है, 1 2 3 4। तो ये तो प्रोपेन होगा नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 ये भी प्रोपेन नहीं होगा। इसमें क्या लेते हैं? 1 2 3 4 5, ये भी प्रोपेन नहीं होगा। तो प्रोपेन कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर आपको दिया गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर जो ये अभिक्रिया आपको पहचानने की, FeAl2O3 + 2Al, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो Al2O3 +
2F ही आ जाएगा। ये एक संतुलित समीकरण है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अभिक्रिया बतानी है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन है, या वियोजन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि ये जो अभिक्रिया रहेगी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, कौन सा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर होगा, आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ता है। तो देखो, जब आधुनिक आवर्त सारणी में आप दाहिनी ओर बढ़ते हो तो परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति की धात्विकता घटती है, परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति की धात्विकता बढ़ती है, या परमाणु त्रिज्या घटती है, धात्विक प्रकृति की धात्विकता बढ़ती है, या परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, धात्विक प्रकृति की धात्विकता घटती है। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा कि आधुनिक जो आवर्त सारणी में आप दाएं से बाएं ओर जाते हो तो क्या होता है कि परमाणु त्रिज्या तो बढ़ती है और धात्विक प्रकृति की जो धात्विकता है ये घट जाती है। तो यानी कि डी ऑप्शन एकदम बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है कि सुमेलन जो कॉलम ए है इसका बी के साथ सुमेलन हमें करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले एसिटिक एसिड आएगा। तो देखते हैं हमें एसिटिक जो एसिड होता है वो क्या करता है, सिरके का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, सिरके का। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला होगा एथेनॉल। एथेनॉल जो होता है विकृतीकृत, यहाँ पर मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। कास्टिक सोडा का निर्माण क्या करता है, कपड़े धोने में। अपमार्जक साबुन, सॉरी अपमार्जक होता है साबुन निर्माण में, और ये कपड़े धोने में ही, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 25 डिग्री ताप पर शुद्ध जल का पीएच होगा। तो 25 डिग्री ताप पर शुद्ध जल का जो पीएच है 7 से कम, 0 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा, या 14 से कम होगा, या 0 होगा, या 7 होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का जो पीएच अगर पूछा जाए तो 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपका आएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या संश्लेषित नहीं होता है। ऑक्सीजन नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, ग्लूकोज है। जब भी आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करोगे तो उस समय ऑक्सीजन क्या नहीं होती है, संश्लेषित नहीं होती है, ठीक है बेटा। अगला है पित्त का संश्लेषण होता है। तो पित्त का संश्लेषण पित्राशय में होता है, ब्रक में होता है, यकृत में होता है, आमाशय में होता है। तो पित्त का जो संश्लेषण होता है वो पित्राशय में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मानव के हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या, ठीक है। तो मानव के हृदय का अगर आपको चित्र नहीं आता तो इस तरीके से आपको बना लेना है, इस तरीके से आपको हृदय का चित्र बना लेना है। ये कपाट होते हैं, आलिंद निलय कपाट इसको बोलते हैं, और यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से ये आपकी क्या बन जाएगी, महाधमनी बन जाएगी। ये महाधमनी होती है। यहाँ पर ये अग्रशिरा हो जाएगा, और ये आपका पश्चशिरा हो जाता है, और यहाँ पर ये इस तरीके से फेफड़े बनते हैं, और ये आपका इस तरीके से आपको चित्र बना लेना है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, बायां निलय हो जाएगा, ये बायां आलिंद हो जाएगा, और ये दायां आलिंद हो जाएगा, और ये दायां निलय हो जाएगा। ये क्या होगा, अग्रमाशिरा हो जाएगा, पश्चिमाशिरा हो जाएगा, और ये महाधमनी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ट्राइकेप्सिड वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो दायां वाला भाग होता है ना, दायां, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, बाएं वाले में शुद्ध रक्त बहता है। ये आपको ध्यान देना। तो हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 तो दायां आलिंद और दायां निलय है, और बायां आलिंद और बायां निलय, तो टोटली 4 हो जाएगी, ठीक। कितना हो जाएगा, 4। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मानव में हृदय के प्रकोष्ठों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पुनरुद्ध भवन होता है। तो पुनरुद्ध भवन जो होता है प्लेनेरिया में या फिर हाइड्रा में नहीं होता, हाइड्रा में होता है लेकिन प्लेनेरिया में नहीं होता है। प्लेशिया में पहले हाइड्रा में नहीं है, तो हाइड्रा प्लेनेरिया में होता है पुनरुद्ध भवन। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों में कायिक जनन प्रकार का जो पत्तियों में जो द्वारा कायिक जनन होता है, तो पत्तियों में कायिक जनन होता है वो ब्रायोफिल के द्वारा होता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन उनका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डार्विन का प्रसिद्ध है तो जीवन की उत्पत्ति हेतु प्राकृतिक चरण वर्णन सिद्धांत। तो यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो पवनों का जो देश कहा जाता है वो डेनमार्क को कहा जाता है। ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लो। अब आपका बी सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपके जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपके यहाँ पर क्या रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। और जो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि जो न्यूमेरिकल रहेगा ये आपका कि अवतल दर्पण की वक्रता यहाँ पर 40 सेमी दी गई है त्रिज्या, और वस्तु की जो दूरी है 15 सेमी रखी गई, तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति आपको बनानी है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से जल्दी से रट लो क्योंकि अब आपके पास में टाइम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बिंब में दर्शाई गई किरणों आरेख
आरेख बनाइए जबकि वस्तु आभासी और लेंस की समान फोकस दूरी पर प्रकाशित केंद्र के बीच में 0 पर रखी गई है। तो और यहाँ पर 6 ऑप्शन रहेगा, यानी कि इस दोनों क्वेश्चनों को देख लो आप, और ये 4 नंबर का रहेगा। जल्दी से रट लो भाई क्वेश्चन को, ये आने वाला है पेपर में, ठीक है। जल्दी जल्दी से, आपके पास टाइम नहीं है। तो अगला क्वेश्चन 23वें नंबर का रहेगा। यहाँ आपको इस तरीके से चित्र मिलेगा। यहाँ पर देखो 10 ओम है, 40 ओम है, 30 है, 20 है और 60 है ना। तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकालना है और प्रतिरोध में प्रभावित संपूर्ण धारा आपको निकालनी है। ये टोटल आपका 4 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो भाई उसको भी अच्छी तरीके से देख लो। मतलब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हो, एक तो आपका 2 नंबर का ये हो जाएगा। उसके बाद में विद्युत परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम, नाम, सिद्धांत लेकर दैनिक जीवन में इस परिघटना के व्यवहारिक अनुप्रयोग। टोटल 6 नंबर का रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। जल्दी से रट लो, जाकर आपको छापना है, ठीक है, छापना है, ठीक है। अगला हो जाएगा विद्युत जनित्र। विद्युत मोटर में से एक क्वेश्चन आएगा, विद्युत जनित्र का नामांकित परिपथ बनाते हैं उसके सिद्धांत की कार्यविधि लिखिए। तो भाई ये 6 नंबर का आएगा और इसको अच्छे तरीके से रट लो, कुछ भी करो, ये आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा वो देख लीजिए। IUPAC नाम पूछेगा आपसे। नियोपेंटेन है, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड है या फिर एसिटाइलिन है। ये इनसे IUPAC नाम आपसे पूछेगा। और ये हर एक क्वेश्चन जो 4 यहाँ पर दिए गए, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी टोटल आपका 4 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, ठीक है। अगला हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तो आवर्त हैं, कितने वर्ग हैं। ये कितने वर्ग हैं, कितने आवर्त, ये दोनों आपको बताने। आधुनिक सारणी में क्षारीय धातुओं को तथा निष्क्रिय अक्रिय धातुओं को किन किन वर्गों में रखा गया है। टोटल आपका ये 4 नंबर का आएगा और इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लो। अभी थोड़ा बहुत टाइम है और उस आपको जाकर कॉपी में छाप देना, ठीक है। अगला है कि यहाँ पर आपको क्या होता है कि जब संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, चूने के पानी में कुछ देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित की जाती है या फिर शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराई जाए, ठीक है। ये आपका रहेगा। और अगला रहेगा गर्म जिप्सम को गर्म किया जाता है या फिर सोडियम धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो क्या होगा। टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, और इसको अच्छी तरीके से आपको याद करना। अथवा में आपका ये रहेगा भर्जन है और निष्पात अभिक्रिया में से एक आपको मिलेगा भर्जन है, तो इसकी अभिक्रिया अब उदाहरण सहित आपको समझाना है। अवयव अपघटन को 2 नंबर का रहेगा, संचारण 2 नंबर का, उदाहरण सहित है। टोटल 6 नंबर का मैटर रहेगा ये, ठीक है। अगला रहेगा गैखंड रहेगा यहाँ पर आपका, और सारे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। नाभिकीय समुद्री ऊर्जा पर टिप्पणी, तो 2 नंबर का तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, 2 नंबर का समुद्री ऊर्जा होगा। दोनों को उदाहरण सहित आपको समझा देना है, ठीक है। समझात और समवर्ती अंग, ये 2+2 यानी कि 4 नंबर का आएगा दोनों ये। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण पर एक विवरण दीजिए, तो टोटली 4 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला मादा जनन तंत्र पर वर्णन कीजिए, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये मादा जनन तंत्र, इसको रट लो, छाप लो, कुछ भी कर लो। प्राकृतिक संसाधनों पर संपोषित प्रबंधन पर एक निबंध लिखिए। टोटली ये 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा पेपर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन है, टोटल आपके बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा टाइम आपके पास बचा हुआ है, इस पेपर को रट लो, छपेगा यही, और जाकर छाप देना कॉपी में, ठीक है, छाप देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।